Hello everyone, welcome back to my channel and hope so you are doing great for your NORCET preparation because very less time is now left. So today our part 6 of NORCET PYQ practice series. So this series is something very important. Again I am saying please practice this series. बहुत सिंपल, बहुत लाइक छोटा सा होता है. इट्स अराउंड 20 to 35 मिनट्स की होती है, जो कि अगर आपने 1.5 to की स्पीड से किया तो इट हार्डली टेक्स 10 to 15 मिनट. बट इससे आपको पता चलेगा कि नॉर्सेट का पैटर्न क्या होता है, नॉर्सेट का जो पूछने का जो वे होता है, नॉर्सेट में जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसका कैसा लेवल होता है, क्या पैटर्न होता है, किस तरीके का एमसीक्यू वो पूछते हैं, किस टॉपिक में क्या क्या चीजें पूछ सकते हैं एंड कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है. सो दैट्स व्हाई पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. सो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन. दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. क्या है हमारा? मेंटल हेल्थ नर्सिंग से है. मेंटल हेल्थ नर्सिंग से क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि मेंटल हेल्थ नर्सिंग से बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. क्या पूछा इन्होंने कि अ साइकियाट्रिक पेशेंट कीप रिपीटिंग द सेम फ्रेजेस अगेन एंड अगेन. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गो होम 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 होम. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इकोलेलिया. यू नो इकोलेलिया क्या होता है? इकोलेलिया मैंने बोला व्हाट आर यू डूइंग एंड आपने बोला व्हाट आर यू डूइंग, सो दैट इज इकोलेलिया. आपने पेशेंट से जो पूछा, आपका जो साइकेट्रिक पेशेंट है वो सेम चीज रिपीट कर रहा है. आपने बोला खाना खा लिया, वो बोलेगा खाना खा लिया, सो दैट इज नोन एज इकोलेलिया. इकोफ्रेक्सिया में क्या है? लेट सपोज कोई नर्स है, पेशेंट के पास गई है एंड वो लाइक कुछ ऐसे से किया, तो वो जो पेशेंट है वो भी ऐसे से करेगा. सो लाइक एक्शन रिपीट करेगा, ठीक है ना. सो एक्शन रिपीट करेगा, सो दैट इज नोन एज इकोप्रेक्सिया, ठीक है ना. सो इकोलेलिया भी नहीं होगा, इकोप्रेक्सिया भी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला? आई वांट टू गो होम 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 होम. क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? रिपीटिंग द सेम फ्रेजेस अगेन एंड अगेन एंड जिसका कोई लॉजिक नहीं है. परसिवरेशन. सो परसिवरेशन में बेसिकली क्या होता है कि एक ग्रुप में स्टक हो जाना, मतलब कि एक ग्रुप में स्टक हो जाना कि पर्सन जो है ना वो कंटिन्यू टू गिव सेम आंसर टू डिफरेंट क्वेश्चंस. जैसे कि आपने बोला कि मेरे हाथ में क्या है, उसने बोला पेन है. फिर आपने दिखाया, लेट्स सपोज आपने बॉटल दिखाया, है ना, बॉटल दिखाया. फिर आपने पूछा ये मेरे हाथ में क्या है, तो वो स्टक हो जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, तो वो ट्रांजिशन नहीं कर पाएगा, वो अगेन क्या बोलेगा कि पेन है. सो मतलब इट इज गोल डायरेक्टेड तो है, वो ट्राई कर रहा है बट वो पहुंच नहीं पा रहा है. बट जो आंसर दे रहा है वो मतलब कि प्रीवियस से रिलेटेड है, कुछ इलॉजिकल आंसर नहीं दे रहा है. सो दैट इज नोन एज परसिवरेशन. बट वर्विग्रेशन में क्या होता है ना कि वर्विग्रेशन में क्या होगा कि रिपीटिंग द सेम फ्रेजेस अगेन एंड अगेन, तो वो किसी एक वर्ड से ऑब्सेस्ड हो जाएगा. लाइक ऐसे ही रूम में अकेले बैठा हुआ है और कोई भी एक वर्ड ले लिया, बॉर्डर लाइन बॉर्डर लाइन बॉर्डर लाइन, तो वही रिपीट करते रहेगा, है ना. सो उसका कोई सेंस नहीं होगा, उस वर्ड का कोई गोल नहीं होगा, यूजलेस वर्ड होगा, काइंड ऑफ वर्ड सैलेड की तरह होगा, वर्ड सैलेड की तरह होगा, है ना. सो दैट इज वर्विग्रेशन. एंड यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि वो पेशेंट जो है ना कीप रिपीटिंग द सेम फ्रेजेस अगेन एंड अगेन. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गो होम 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 होम. सो लाइक काइंड ऑफ चैंटिंग की तरह एक ही वर्ड को बार बार बोलता रहेगा. सो इसको बोलते हैं वर्विग्रेशन. तो आंसर क्या होगा? वर्विग्रेशन. डी इज द करेक्ट आंसर. एंड मैंने जो साइकियाट्रिक की मेंटल हेल्थ नर्सिंग की जो मैंने एमआरपी कराई है, मस्ट रिमेंबर पॉइंट सीरीज कराई है, दैट इज टोटल 6 वीडियोस है, जिसमें आपका इंक्लूडिंग साइकियाट्रिक मेडिसिन, जिसमें आपको A to Z ईच एंड एवरी पॉइंट आई हैव कवर्ड इन दैट सीरीज. एंड वो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है. जो वो सीरीज को अच्छे से पढ़ के जाएगा एंड उसको प्रॉपरली रिवाइज करके जाएगा एंड मतलब उसका वो मोर लाइक बहुत इजीली वो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके अच्छे से आ जाएगा. जो नहीं भी आता होगा ना, बाय एलिमिनेशन वो कर लेगा अगर उसने प्रॉपरली रिवाइज किया है तो, बिकॉज दैट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट आई हैव कवर्ड एंड मैंने उस टाइम आपको बताया था कि साइकियाट्रिक में 1 या 2 एमसीक्यू डायरेक्टली वो क्या बोलते हैं इस तरीके से जरूर पूछते हैं, है ना, लाइक टर्मिनोलॉजी से जरूर पूछते हैं. कुछ भी टर्मिनोलॉजी दे देंगे, डिल्यूजन का, हेलुसिनेशन का, या फिर कुछ भी साइकियाट्रिक का जो टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है वहां से एक एमसीक्यू या 2 एमसीक्यू तो आता ही आता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो इसका आंसर हमारा है वर्विग्रेशन. Coming to the second questions, that is a woman in labor. A woman in labor with a twin pregnancy is being monitored. So ये हमारा OBG से questions है and you know OBG is something very important for the NORCET exam. And OBG के again मैंने MRP करा रखी है. So and that MRP is very important. Like sufficient है, बहुत अच्छे से अगर आप पढ़ लोगे, रिवाइज कर लोगे तो आप
मतलब अच्छे से सारे एमसीक्यू करके इजिली आ जाओगे। सो अ वुमन इन लेबर विद अ ट्विन प्रेगनेंसी इज बीइंग मॉनिटर्ड। द फर्स्ट ट्विन शोज अ लो हार्ट रेट, सडनली द सेकंड ट्विन्स हार्ट साउंड बिकम एब्सेंट। ठीक है ना, तो एक दो बच्चे हैं, मतलब ट्विन्स है तो ऑफ कोर्स, तो ट्विन्स में एक जो फर्स्ट ट्विन है ना उसका हार्ट रेट क्या होने लगा है, स्लो होने लगा है, एंड सेकंड ट्विन्स का जो हार्ट रेट है वो एब्सेंट ही हो गया। एंड द मदर डेवलप्स अ वीक थ्रेडी पल्स एंड साइन ऑफ शॉक। ऑफ कोर्स वीक थ्रेडी पल्स है तो मतलब साइन ऑफ शॉक ही है, तो हाइपोटेंशन हो गया होगा ना, तो मतलब कि मदर में शॉक वाली कंडीशंस आ गई, शॉक वाले सिम्टम्स आ गए, और बच्चे में भी क्या हुआ, एक बच्चे का जो हार्ट रेट है वो कम हो गया, ब्रेडिकार्डिया हो गया, और एक जो बच्चे का है उसका जो हार्ट रेट है वो एब्सेंट ही हो गया है। सो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूटेराइन रप्चर, कोर्ड प्रोलैप्स of the second twin, abruptio placenta and the vasa previa। So जो मैंने आपको, जब मैंने अपनी एमआरपी पढ़ाई थी ऑफ ओबीजी, तो मैंने एक टेबल बताया था, अगर आपने मुझसे पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से याद होगा। उस टेबल में मैंने तीनों कंडीशन अच्छे से एक्सप्लेन किया था, प्लेसेंटा प्रेविया, abruptio placenta and vasa previa। These three disease is something very very important, like it's 100% confirm कि एक MCQ इस इन तीनों में से किसी एक से तो आना ही आना है, that abruptio placenta, placenta previa and vasa previa। ठीक है, सो देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि बेबी भी मतलब डिस्ट्रेस में है, फीटल डिस्ट्रेस हो गया है। फीटल डिस्ट्रेस का एक बेबी का तो हार्ट रेट ही एब्सेंट हो गया है ना, सो इट्स लाइक कि डेथ ही हो गई है। सो फीटल डिस्ट्रेस भी हो रहा है, प्लस मदर में शॉक भी हो गया है, शॉक के साइन भी है। सो अगर हम वासा प्रेविया देखें, सो वासा प्रेविया में क्या होगा, ओनली फीटल डिस्ट्रेस होगा, बेबी का हार्ट रेट एब्सेंट हो जाएगा, बट मदर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मदर में शॉक वाला कंडीशन नहीं होगा, तो वासा प्रेविया गलत होगा। अभी मैं आपको अपना टेबल भी दिखाऊंगी, ठीक है ना। अब रप्सियो प्लेसेंटा में अगेन प्लेसेंटा रप्चर होगा तो ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, बट एकदम से शॉक वाला कंडीशन नहीं होगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे भी फिटल डिस्ट्रेस हो सकता है, बट एकदम से शॉक वाला कंडीशन मदर में नहीं हो सकता, सो अगेन इट इज रॉन्ग। कमिंग टू कोड प्रोलैप्स, कोड प्रोलैप्स ऑफ द सेकंड ट्विन, सो अगेन कोड प्रोलैप्स अगर होगा तो बच्चे में फिटल डिस्ट्रेस तो होगा, हार्ट रेट कम हो सकता है या एब्सेंट हो सकता है, बट मदर में शॉक वाला साइन नहीं हो सकता है, सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। कमिंग टू यूटेराइन रप्चर, सो अगर यूट्रस एकदम से रप्चर हो जाएगा तो क्या होगा, जो फीटस है वो फ्रॉम द यूट्रस एब्डोमेन में जा सकता है, सो जो हार्ट रेट है वो एब्सेंट हो जाएगा, प्लस मदर में इंटरनली मैसिव ब्लीड होगा, तो मदर सेप्सिस भी हो सकता है ना, बिकॉज ऑफ सेप्सिस, या फिर ब्लीडिंग की वजह से मदर में शॉक वाला साइन दिखने को मिलेगा। सो हाइपोटेंशन, वीक एंड थ्रेडी पल्स, है ना, मदर जो है वो अनरिस्पॉन्सिव हो सकती है, अनकॉन्शियस हो सकती है। सो आंसर क्या होगा, यूटेराइन रप्चर इज द करेक्ट आंसर। बट मैं आपको वो टेबल दिखा देती हूँ बिकॉज दिस टेबल इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ इसी वजह से आप पढ़ लोगे, ठीक है। सो उस टेबल में हमने तीनों हमारे जो डिजीज है ना वो हमने बहुत सिंपल वे में कवर किया था, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको एक ही टेबल से आपको सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। सी दिस वन, सो हमारा अगर पेनलेस ब्राइट ब्लीड होगा, पेनलेस ब्राइट ब्लीड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विद सॉफ्ट यूट्रस एंड फंडल हाइट इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ जेस्टेशन, फिटल हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल होगा, मतलब कि यहाँ पे फिटल डिस्ट्रेस नहीं होगा, एप टेस्ट नेगेटिव होगा, सो इट इज नोन एज प्लेसेंटा प्रेविया। बट अगर पेनलेस है बट ब्राइट रेड ब्लीड है विथ सॉफ्ट यूट्रस, सो अगेन यहाँ पे पेनलेस है, ब्राइट रेड ब्लीड है विथ सॉफ्ट यूट्रस है, बट यहाँ पे फिटल डिस्ट्रेस इज पॉजिटिव, है ना, सो प्लेसेंटा प्रेविया में फिटल डिस्ट्रेस नहीं है, बट अगर पेनलेस ब्राइट रेड ब्लीड है उसके साथ अगर फिटल डिस्ट्रेस भी बोल रहा है क्वेश्चंस में, एंड फंडल हाइट इज इक्वल्स टू द पीरियड ऑफ जेस्टेशन, एप टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है ना, सो दैट इज नोन एज वासा प्रेविया। सो वासा प्रेविया में क्या होगा, फिटल डिस्ट्रेस होगा, बट मदर में कोई साइन ऑफ शॉक नहीं होगा, ठीक है ना। थर्ड हमारा कंडीशन क्या है, बिकॉज ऑफ ट्रॉमा और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन देयर इज पेनफुल डार्क रेड ब्लीड, सो ब्लीड हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लाइक डिपेंड ऑन की कंसील्ड है या रिवील्ड है ना, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लीड होगा, है ना। सो बट जो भी होगा पेनफुल होगा, पेनलेस नहीं होगा यहाँ पे, इन प्लेसेंटा प्रेविया एंड वासा प्रेविया में पेनलेस होगा, बट इन एब्रप्सियो प्लेसेंटा में क्या होगा, पेनफुल होगा, डार्क रेड ब्लीड होगा विथ टेंस टेंडर यूट्रस, तो यूट्रस भी यहाँ पे कैसा हो जाएगा, टेंस टेंडर हो जाएगा। फंडल डिस्ट्रेस, फिटल डिस्ट्रेस ऑफ कोर्स यहाँ पे पॉजिटिव होगा, एंड fundal height is more than period of gestation, so it is known as abruptio placenta।
आई पास विद मी। सो दिस 3 कंडीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो तीन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो जस्ट याद कर लो, एंड एग्जाम में जिस तरीके का भी एमसीक्यू आएगा ना बहुत इजिली सॉल्व कर लोगे। एंड दिस 3 टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आते ही आते हैं एमसीक्यू एवरी टाइम दे आस्क एमसीक्यू फ्रॉम दिस टॉपिक, फ्रॉम दिस डिजीज, ठीक है ना। सो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक है। सो ये हमारा हो गया। सो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, यूटेराइन रप्चर, ए इज द करेक्ट आंसर। सो इस तरीके का एमसीक्यू आता है हमारे नॉसेट में। तो लोग क्या करते हैं कि सब कुछ पढ़ के जाना है, एजुकेशन, नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग रिसर्च, नर्सिंग क्या बोलते हैं मैनेजमेंट, और पता नहीं क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। हमें वो टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ के जाना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई इल टॉपिक है, जो कि पूछना है। लाइक नॉसेट में कंफर्म्ड है, 110% श्योर है कि इस टॉपिक से ये एमसीक्यू तो आना ही आना है। तो वो टॉपिक को क्यों छोड़ के जाना है ना, क्योंकि वो टॉपिक भी आपने छोड़ दिया तो आपकी रैंक तो यहाँ से यहाँ हो सकती है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको तो अच्छे से कंप्लीट करना है, उसके बाद हमें रेस्ट ऑफ चीजें देखनी है, ठीक है ना। सो नर्सिंग लोग क्या करते हैं, नर्सिंग एजुकेशन हो गया, नर्सिंग मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक मैंने तो अभी तक कोई एमसीक्यू नहीं देखा है नर्सिंग एजुकेशन और नर्सिंग मैनेजमेंट से। नर्सिंग मैनेजमेंट से हार्डली वो इन्वेंट्री कंट्रोल से एमसीक्यू पूछते हैं, उसके अलावा नहीं पूछते हैं। नर्सिंग रिसर्च जो है वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिसर्च इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नर्सिंग रिसर्च से एमसीक्यू आता है 1, मैक्सिमम 1, मैक्सिमम आप 2 बोल सकते हैं, बट हार्डली 1 ही पूछते हैं। सो आपको बेसिकली नर्सिंग रिसर्च पे आपको फोकस करना है अगर आप नॉन नर्सिंग पार्ट में देखते हो तो। नर्सिंग मैनेजमेंट और नर्सिंग एजुकेशन पे ज्यादा फोकस मत करो। हमें वो टॉपिक, हमें सब कुछ पढ़ के नहीं जाना है, बिकॉज हम कभी भी वो सारी चीजें नहीं पढ़ सकते। टॉपर, अगर आप किसी भी टॉपर से पूछोगे वो ये कभी नहीं बोलेगा कि मैं सब कुछ पढ़ के गया था। जो भी पढ़ के गया था उसको बहुत अच्छे से पढ़ के गया था। सो प्लीज फोकस ऑन रिवीजन। अगर आप रिवीजन अभी तक नहीं कर रहे हो, नई चीजें ऐड करते जा रहे हो अपने माइंड में, सो प्लीज स्टॉप दैट। जितना भी पढ़ रखा है जस्ट स्टॉप दैट, एंड जो भी पढ़ रखा है उसको रिवाइज करो एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। लाइक इन दिस टाइम आपको जो मेन फोकस होना चाहिए इज दैट कि आपने जो भी पढ़ रखा है, whatever you have studied till now, you have to revise and keep practicing MCQ. So that 2 important target that you have to focus in these days, right? Start करते हैं with the third questions, that is very important. After tonsillectomy and adenoidectomy, so tonsillectomy and adenoidectomy रिमूव हो गया है ना, टॉन्सिल एडिनॉइड जो है वो रिमूव कर दिया है। व्हाट नर्सिंग एजुकेशन शुड बी गिवन टू द मदर ऑफ द चाइल्ड? ऑब्जर्व फॉर फ्रीक्वेंट स्वेलिंग। सो देखो, आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी और एडिनॉइडेक्टोमी के बाद क्या चांसेस होता है, देयर इज वेरी हाई चांस फॉर ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो ब्लीडिंग का कैसे पता चलेगा, क्योंकि अंदर सर्जरी हुई है। तो अगर लेट्स सपोज ब्लीडिंग होगा तो हम बार बार क्या करेंगे, स्वेलो करेंगे है ना, क्योंकि ब्लीड होगा तो हम बार बार स्वेलो करेंगे। तो हमें स्वेलोइंग देखना है कि बार बार स्वेलो करेक्ट मींस कि अंदर ब्लीडिंग हो रही होगी, है ना। सो ऑब्जर्व फॉर फ्रीक्वेंट स्वेलोइंग। तो यस, वी हैव टू ऑब्जर्व फॉर फ्रीक्वेंट स्वेलिंग। ये तो हमें टीचिंग देना ही है मदर को। सो ये तो सही है। आगे पढ़ लेते हैं। इनकरेज विगरस गार्गलिंग। सो देखो, नहीं, विगरस गार्गलिंग अगर आपने जस्ट आफ्टर सर्जरी आपने मदर को बोला कि आपको अपने चाइल्ड को विगरस गार्गलिंग करवाना है, तो इससे क्या होगा कि वहां पे जो भी क्लॉट वगैरह बनेगा, विगरसली अगर गार्गलिंग करेंगे तो वो क्लॉट डिसॉल्व हो जाएगा, तो हीलिंग जल्दी नहीं हो पाएगा। सो ये हमें नहीं बोलना है। सो बी इज रॉन्ग आंसर। सी क्या बोला है, गिव कूल वाटर एंड फूड इमीडिएटली। सो यस, हम कूल वाटर एंड फूड देंगे, बट इमीडिएटली नहीं देना है, एकदम से नहीं स्टार्ट करना है। पहले हम उसका स्वेलो असेसमेंट करेंगे, चेक करेंगे कि वो स्वेलो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, एंड देन वी हैव टू स्टार्ट धीरे धीरे, स्लोली। इमीडिएटली आप बोल दोगे कि कूल वाटर और फूड स्टार्ट कर दो, नो। सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। अलाउ द चाइल्ड टू रिज्यूम नॉर्मल एक्टिविटी विदाउट रेस्ट्रिक्शन, इट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी हमें चाइल्ड को बताना होता है कि ज्यादा विगरस एक्टिविटी थोड़े दिनों के लिए अवॉइड करना है, कुछ भारी उठाना, हैवी लिफ्टिंग वगैरह नहीं करना है, ज्यादा बेंडिंग वगैरह नहीं करना है, एक्सरसाइज वगैरह ज्यादा नहीं करना है, टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, है ना। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ए। सो इस तरीके का जो एमसीक्यू होता है ना, जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हमारे ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू रीड ईच एंड एवरी ऑप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। सो वन मोर important tip I want to tell you, that in the exam whenever you are reading the questions,
एंड आपने फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा एंड आपको लगा नहीं यही है आंसर है, दिस इज द करेक्ट आंसर जो मैंने पढ़ रखा है, स्टिल यू हैव टू रीड ऑल द 4 ऑप्शंस। भले ही आप फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते ही आप 100% श्योर हो जाते हो, स्टिल यू हैव टू रीड ऑल 4 ऑप्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन द एग्जाम वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, दैट इज कि क्या होता है ना कि कोई भी एक एमसीक्यू ऐसा आ जाता है कि हम उसको पढ़ते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, समझ नहीं आता है। सो आपने 3 बार पढ़ लिया, आपको समझ नहीं आया, यू हैव टू मूव ऑन, यू हैव टू मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस। आपको एक ही क्वेश्चंस पे ऐसे स्टक नहीं हो जाना है, बिकॉज ईच एंड एवरी क्वेश्चंस इक्वली वर्थ है ना। जो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप करोगे तो भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा, सेकंड को भी करोगे तो भी 1 मार्क्स मिलेगा। तो क्यों आप एक ही क्वेश्चंस पे स्टक हो जा रहे हो? क्योंकि हो सकता है ना कि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, बाकी जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको सब आता हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट कि आपने सिर्फ उसी क्वेश्चंस पे आप स्टक हो गए हो, आपका टाइम खत्म हो गया एंड आपका जो इजी क्वेश्चंस था वो भी छूट जाएगा। सो इजी क्वेश्चंस को तो किसी हालत में नहीं छोड़ना है। सो अगर आपने 3 to 4 टाइम्स किसी क्वेश्चंस को रीड किया, आपको समझ नहीं आ रहा है, जस्ट मूव ऑन। एक बार सारा उस सेक्शन का सारा एमसीक्यू अटेम्प्ट कर लो एंड देन फिर से आप उस क्वेश्चंस पे आओ जो आपने छोड़े थे। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर ड्यूरिंग सॉल्विंग योर एमसीक्यू, ठीक है ना। कमिंग टू 4th क्वेश्चन जो कि इमेज से आया है, एंड अगेन ये कहां से आया है, ये हमारा आया है ओबीजी से। तो ओबीजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओबीजी सीएचएन, ये हमारे 6 मेजर पार्ट है ना, ओबीजी सीएचएन पीट्स साइकियाट्री एमएसएन एफओएन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आते ही है, मतलब सारे में से एमसीक्यू आएगा ही आएगा। सो यहाँ पे इमेज दिखाया है उन्होंने ओबीजी का, एंड दे आस्क कि क्या है। सो उन्होंने बोला है कि एन इमेज shows a nurse applying pressure to the mother's lower abdomen during the 3rd stage of labor. What is the nurse doing? तो वो क्या कर रही है? आपको दिखा यहाँ पे वो प्रेशर लगा रखी है, यहाँ पे ये प्रेशर लगा यहाँ पे लगा रखी है, फंडस है ना, सो फंडस पे प्रेशर लगा रखा है। सो दे आर आस्किंग कि व्हाट इज दैट? गिविंग फंडल प्रेशर, यस, मतलब फंडस के पास प्रेशर लगा रही है, सो फंडल प्रेशर हो सकता है, ठीक है, ये तो हो सकता है। आगे हम पढ़ लेते हैं। असिस्टिंग विथ कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन, तो देखो कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन भी आंसर हो सकता था अगर 2 हाथ दिखाते, मतलब कि एक हाथ से वो कोड को ट्रैक करती, एक हाथ से कोड को पकड़ के रखती है, एंड एक हाथ से जो है यूट्रस के ऊपर, फंडस के ऊपर, एक प्यूबिस सिम्फाइसिस के ऊपर एक प्रेशर लगाती अपवर्ड, है ना। तो उसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन। बट यहाँ पे कोड के ऊपर कोई प्रेशर नहीं लगा रहे, फंडस के ऊपर प्रेशर लगा रहे। सो कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन तो ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। अप्लाइंग यूटेराइन मसाज आफ्टर प्लेसेंटा डिलीवरी, सो जो है यूटेराइन मसाज बेसिकली हम पीपीएच को, लाइक एटोनिक यूट्रस होता है तो पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए हम फंडल मसाज देते हैं ना, यूटेराइन मसाज देते हैं। सो वो कब देते हैं? आफ्टर प्लेसेंटल डिलीवरी। बट यहाँ पे तो प्लेसेंटा अंदर ही है, आपको दिख रहा होगा बहुत क्लियरली कि प्लेसेंटा कहाँ है, अंदर ही है ना, तो ये तो गलत हो गया, है ना। सो सी भी गलत हो गया। डी उन्होंने क्या बोला? डिलीवरिंग द प्लेसेंटा बाय कंप्रेशन, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा हम करते नहीं है कि प्लेसेंटा को कंप्रेस करके हमें बाहर करना। सो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कमिंग टू द 5th क्वेश्चन, दैट इज अ फीटस इज डायग्नोस्ड विथ सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी। सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी diagnosed है। सिंगल आर्टरी डिजीज इज नॉट एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। सो सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी की वजह से ना बहुत सारे कंजेनाइटल डिजीज होने के चांसेस होते हैं। समटाइम्स फिटस जो है, बेबी जो है वो नॉर्मल होगा, बट समटाइम्स हैविंग सम कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज। वो कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज क्या क्या होते हैं? यू हैव टू रिमेंबर बाय द निमोनिक वेक्टिरल में क्या है? वी मतलब कि वर्टिब्रल डिफेक्ट, लाइक स्कोलियोसिस हो गया ना। सो वी मतलब कि वर्टिब्रल डिफेक्ट, दैट इज स्कोलियोसिस। ए मतलब होता है एनल एट्रेसिया, दैट इज आल्सो नोन एज इम्परफोरेटेड एनस, जो कि है, तो ये तो एसोसिएटेड होता है। इन्होंने बोला था नॉट एसोसिएटेड। अगेन आई एम सेइंग फॉर एग्जाम टिप्स, दैट इज in the exam you have to very carefully mark the word that is not, yes, except, इंक्लूड, एक्सक्लूड, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ना बहुत वाइस होते हैं, ये ना हमारे मार्क्स लिख चले जाते हैं। इस वर्ड को आपको बहुत केयरफुली ध्यान रखना है। तो इन्होंने नॉट बोला है, तो इम्परफोरेटेड एनएस तो है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है ना। वी ए हो गया। सी का मतलब होता है कार्डियो डिफेक्ट, मतलब कार्डियो में कुछ कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज हो सकते हैं, जैसे कि टेट्रालोजी ऑफ फेलोट हो गया, वीएसडी हो गया, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो गया। सो वेक्ट हो गया। टी मतलब ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला,
ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला, ठीक है ना। ई मतलब इसोफेजियल एट्रेसिया, इसोफेजियल एट्रेसिया, ठीक है ना। आर मतलब रीनल एनोमलीज, और एल मतलब लिम्ब डिफेक्ट, ठीक है ना। सो देखो इम्परफोरेटेड एनएस होता है, सो ये गलत हो गया। रीनल एनोमलीज भी होते हैं, आर फॉर रीनल एनोमलीज, तो ये भी गलत हो गया। इसोफेजियल एट्रेसिया भी होता है ना, ई फॉर इसोफेजियल एट्रेसिया, तो ये भी गलत हो गया। जेनिटो यूरिनरी एबनॉर्मेलिटीज ऐसा देखने को नहीं मिलता है, सो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हमारा ये था फोर्थ, ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, ये हमारा है सिक्स्थ क्वेश्चन। तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, दैट इज a patient is started on intravenous hydrocortisone, that is steroids, है ना। तो मैंने जो फार्माकोलॉजी पढ़ाई थी अपनी, एमआरपी ऑफ फार्मा की जो मैंने एमआरपी पढ़ाई थी, उसमें मैंने ये बता रखा है आपको, है ना, आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा। सो उन्होंने क्या बोला है कि अ पेशेंट इज स्टार्टेड ऑन इंट्रावीनस हाइड्रोकॉर्टिसोन, ठीक है, विच नर्सिंग एक्शन शुड बी परफॉर्म आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, assess blood glucose level, B है encourage high sodium diet, C है withhold fluid intake, and D is monitor for hypokalemia only. So ये छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं ना, only, तो ये बहुत मैटर करता है। So उन्होंने क्या बोला है कि पेशेंट को इंट्रावीनस IV हाइड्रोकॉर्ट हमने स्टार्ट किया है, एंड यू नो हाइड्रोकॉर्ट क्या है, दैट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है ना, शॉर्ट एक्टिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है। एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं बच्चे, सबको पता है, ये हमारा ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज कर देता है ना, स्टेरॉइड्स है तो ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज कर देगा, तो हाइपरग्लाइसीमिया के चांसेस तो होते ही होते हैं, सॉरी, है ना। सो हाइपरग्लाइसीमिया के चांसेस होते ही होते हैं। सो हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो असेस ब्लड ग्लूकोज इज इम्पोर्टेंट है, तो ए हम कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने बोला है इनकरेज हाई सोडियम डाइट, जो कि हम एसच, क्योंकि ऑलरेडी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करता है, सोडियम रिटेंशन भी करता है, तो एसच कोई अगर अंटिल एंड अनलेस पेशेंट हाइपोनेट्रीमिया में नहीं हो तो हम हाई सोडियम डाइट को नहीं इनकरेज करने के लिए बोलेंगे, सो इट इज रॉन्ग। सी है विथहोल्ड फ्लूइड इनटेक, अगेन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई रीनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फ्लूइड इनटेक को विथहोल्ड करने के लिए भी हम ऐसे पेशेंट को एजुकेट नहीं करते, सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। मॉनिटर फॉर हाइपोकेलेमिया, तो यस जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है वो हाइपोकेलेमिया करता है, फॉर लॉन्ग टर्म तक चलेगा तो, बट ओनली मॉनिटर फॉर हाइपोकेलेमिया ओनली, अगेन रॉन्ग होगा। बट देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आंसर होगा, विच नर्सिंग एक्शन शुड बी परफॉर्म आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, असेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज हो सकता है, सो हमें ब्लड ग्लूकोज लेवल असेस करना है, सो ए इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है ना। सो आंसर क्या होगा, ए होगा। कमिंग टू द सेवेंथ क्वेश्चन, दैट इज अ पेशेंट डेवलप फीवर पोस्ट सर्जरी, तो सर्जरी हुआ है उसके बाद पेशेंट को क्या हो गया, फीवर आ गया। द कंसल्टेंट प्रिस्क्राइब्ड एन एंटीबायोटिक, सो अकॉर्डिंग टू द एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम, व्हाट शुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन, एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक ओनली। देखो फीवर आया है सर्जरी के बाद, देयर इज वेरी हाई चांस कि पेशेंट को सेप्सिस हो गया होगा, पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया होगा, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो गया होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट फीवर डेवलप हो गया होगा। तो सिर्फ आप एंटीपायरेटिक दे रहे हैं तो उससे तो फीवर नहीं होगा ना, लाइक जस्ट फीवर आएगा, आपने एंटीपायरेटिक्स दिया, पैरासिटामोल दिया, फीवर गया, फिर से आ जाएगा। सो हम उसके जो कॉज है, जो रूट है, वो हम एलिमिनेट नहीं कर रहे, सो इट इज रॉन्ग। Withhold antibiotic and send appropriate culture sensitivity test before starting the antibiotic, that is very very important according to stewardship program जो है, that is कि start the antibiotic at the right time का है कि before giving antibiotic first you have to send the culture and then assess कि कौन सा बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है, and उसके अगेंस्ट हम एंटीबायोटिक देंगे, सो इट इज करेक्ट। आगे पढ़ते हैं, गिव एंटीबायोटिक इमीडिएटली एज प्रिस्क्राइब, नहीं, जब तक हम कल्चर नहीं करेंगे तो ऐसे ही हमें नहीं पता ना कि कौन सा इन्फेक्शन ग्रोथ हो रहा है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हो रहा है, जब पता ही नहीं है तो आप ऐसे कौन से एंटीबायोटिक दे सकते हो, है ना, सो इट इज रॉन्ग। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक ओनली, इट इज अगेन रॉन्ग। फीवर हो रहा है तो सिर्फ फ्लूइड इनटेक इंक्रीज करने का फायदा सेंस नहीं है, यस इंपॉर्टेंट है, फीवर हो रहा है तो स्वेटिंग हो रहा है तो फ्लूइड इनटेक हमें प्रॉपर देना है पेशेंट को, बट ओनली फ्लूइड इनटेक से पेशेंट का फीवर करेक्शन नहीं होगा। सो देखो अकॉर्डिंग टू जो हमारा एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप जो प्रोग्राम है, उसका जो मेन एम है ना, दैट इज टू प्रिवेंट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस।
सो क्योंकि एंटीबायोटिक माइक्रोबियल जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है ना हमारे इंडिया में बहुत कॉमन होता जा रहा है, क्योंकि जो लोग है ना छोटी छोटी चीजों के लिए एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। थोड़ा सा कोल्ड हुआ जाके एजिथ्रोमाइसिन ले लिया। सो बिकॉज ऑफ दैट इंडिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत कॉमन है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम है ना उसका जो मेन एम है दैट इज कि एलिमिनेट दिस एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। सो इन दैट प्रोग्राम क्या है कि जो भी हम एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे ना इट शुड बी स्टार्ट एट राइट डोज। राइट डोज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लाइक बॉडी वेट, अकॉर्डिंग टू जो भी है, चाइल्ड है, एडल्ट है, एल्डर है ना, कंडीशन के अकॉर्डिंग राइट डोज होना चाहिए एंटीबायोटिक का, ठीक है ना। राइट ड्रग होना चाहिए, एंड राइट ड्रग हम कैसे सजेस्ट करेंगे, बाय आफ्टर कल्चर एंड सेंसिटिविटी। आफ्टर कल्चर एंड सेंसिटिविटी के बाद हम राइट ड्रग हमें चेक करना है कि इस बैक्टीरिया के लिए कौन सा ड्रग होना चाहिए। तो कल्चर एंड सेंसिटिविटी करने के बाद ही हमें क्या बोलते हैं एंटीबायोटिक स्टार्ट करना है, एंड एक राइट टाइम पर। राइट टाइम होना चाहिए दैट मीन्स कि ऑफ कोर्स आफ्टर कल्चर सेंसिटिविटी किया और क्या रिजल्ट आया उसके बाद आपको राइट टाइम पे एंड फॉर राइट ड्यूरेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें जो एंटीबायोटिक है उसका डोज प्रॉपरली क्या करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए। इट इज नॉट लाइक कि 5 डेज का एंटीबायोटिक है, आपने 3 डेज खाया, आपका फीवर रिजॉल्व हो गया, आपने छोड़ दिया। नो, यू हैव टू कंप्लीट द ड्यूरेशन ऑल्सो, ठीक है ना। सो आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। विथ होल्ड एंटीबायोटिक एंड सेंड अप्रोप्रिएट कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट बिफोर स्टार्टिंग द एंटीबायोटिक, ठीक है। ओके, 8th क्वेश्चन क्या है, इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट 20 victims arrive after an accident in which one is a stable burn patient with more than 80% total body surface area burn. You can imagine that is more than 80%, मतलब कि सारे के सारे पूरा होल बॉडी ही बर्न हो चुका है, होल बॉडी बर्न हो चुका है। एंड वन विक्टिम विथ सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म एंड पिन पॉइंट प्यूपिल, ठीक है। यूजिंग स्टार ट्रायल्स आइडेंटिफाई विच शुड बी क्लासिफाइड एज रेड, मतलब कि इमीडिएटली प्रायोरिटी अ बर्न पेशेंट। देखो ये जो क्वेश्चन आया वो कहाँ से आया है, ट्रायज से आया है, एंड ट्रायज इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो ट्रायज में हमारा बेसिकली रेड होता है। रेड में कौन से लोग आते हैं, जो लाइफ थ्रेटनिंग वाले लोग होते हैं, जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जिनको क्या चाहिए, इमीडिएटली इंटरवेंशन चाहिए। इमीडिएटली इंटरवेंशन दोगे एंड उनकी लाइफ बच सकती है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तो है बट इमीडिएटली अगर आपने अटेंशन दे दिया, आपने इंटरवेंशन दे दिया तो लाइफ बच सकती है। वो होते रेड में आते हैं वो सारे लोग, है ना। एक होता है हमारा येलो। सो येलो में हम थोड़ा डिले कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं मतलब कि सीरियस तो होते हैं बट स्टेबल होते हैं, सीरियस होते हैं बट स्टेबल होते हैं, तो वी कैन डिले, थोड़ा डिले कर सकते हैं कंपैरिजन टू रेड वाला। एक हमारा होता है ग्रीन। सो ग्रीन मतलब कि नॉर्मल टाइप का समझ लो, हरा मतलब कि नॉर्मल है। सो इसमें हमारे लिए वॉकिंग छोटा मोटा वुंड हो गया, है ना। सो वो सारे इसमें हमारे ग्रीन वाले में आते हैं। एक हमारा होता है ब्लैक। सो ब्लैक मतलब कि डेथ, जो डेड बॉडी होगी या फिर एक्सपेक्टेंट की, मतलब इसमें डेथ, जो डेथ है वो कंफर्म्ड है, डेथ होगा ही होगा एट द एंड। सो वो सारे लोग हमारे ब्लैक में आते हैं। तो इन्होंने बोला है कि रेड में कौन आएगा, बर्न पेशेंट, टीबीएस से 80%, वाइटल स्टेबल। सो वाइटल स्टेबल है बट टीबीएस से क्या है 80% है। सो 80% टीबीएस है, इट मींस कि आप इसको इमीडिएटली इंटरवेंशन भी दोगे तो क्या ही बचा पाओगे, है ना। सो ये या तो ब्लैक में आएगा या फिर येलो में आएगा, रेड में ये नहीं आएगा, ठीक है। बी है बर्न पेशेंट विथ सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म एंड पिन पॉइंट प्यूपिल। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे हो सकता है कि ओपियोइड्स का ओवरडोज हो गया है या फिर कुछ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो गई है, एंड इन दैट केस अगर आपने फटाफट एंटीडोट दे दिया, एनालेक्सोन दे दिया, एट्रोपिन दे दिया, तो आप पेशेंट की लाइफ बचा सकते हो, है ना। सो ये रेड में आ सकते हैं। पर आगे पढ़ लेते हैं। कार्डियक अरेस्ट, पेशेंट विथ नो पल्स, अगेन नो पल्स है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है, सो अगेन ये कहाँ पे आएगा, ब्लैक में आएगा। यूथ विथ फ्रैक्चर्ड आर्म एंड वॉकिंग है, तो ये कहाँ पे आएगा, ग्रीन में आएगा। तो रेड में कौन सा पेशेंट आएगा, बी वाला पेशेंट आएगा। पेशेंट विथ सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म एंड पिन पॉइंट प्यूपिल कहाँ पे आएगा, रेड में आएगा। इसको हम इमीडिएटली इंटरवेंशन देंगे, देयर इज वेरी हाई चांस कि इसकी लाइफ हम बचा सकते हैं, ठीक है। कमिंग टू 9th क्वेश्चन, that is a trauma patient is diagnosed with below T4 spinal cord injury, है ना। सो below T4 spinal cord injury हुई है, which finding is most likely,
अ प्रोफाउंड वीकनेस ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज, बिल्कुल गलत, क्योंकि अपर एक्सट्रीमिटीज में अगर वीकनेस होगा तो ये T4 से नीचे नहीं होगा, क्योंकि जो अपर एक्सट्रीमिटीज बेसिकली कौन सप्लाई करता है, हमारा सर्वाइकल C5 टू T1 बेसिकली सप्लाई करता है। तो अगर C5 टू T1 में अगर C5 टू T1 स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होगी तो देयर इज चांस कि जो अपर एक्सट्रीमिटीज है वहां पे वीकनेस, वहां पे पैरालाइज हो सकता है। सो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है ना। सो ए गलत हो गया, क्योंकि C5 टू T1 बोलता तो ए होता। सेकेंड है बी है डायफ्रेमेटिक पैरालिसिस रिक्वायरिंग वेंटिलेटर सपोर्ट। अगेन डायफ्रेमेटिक पैरालाइज कब होगा, जब अगर C5, C4, C5, C6 है ना, सर्वाइकल C5, C6 में अगर इंजरी होगी तो डायफ्रेमेटिक पैरालाइज होगा, क्योंकि फ्रेनिक नर्व सप्लाई करता है डायफ्राम को, एंड फ्रेनिक नर्व कहां से है, ये C5, C6 से। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। सी है वीकनेस, पैरालिसिस एंड सेंसरी लॉस इन लोअर एक्सट्रीमिटीज पैराप्लेजिया। तो हाँ, यस, क्योंकि बिलो T4 जो है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज को सप्लाई करता है। सो अगर बिलो T4 स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, सो देयर इज चांस कि क्या हो सकता है, वीकनेस, पैरालिसिस एंड सेंसरी इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज हो सकता है। डी पढ़ते हैं आइसोलेटेड हैंड ग्रिप वीकनेस। सो आइसोलेटेड हैंड ग्रिप वीकनेस, अगेन जो हैंड फंक्शन है ना, वो बेसिकली C8 टू T1, C8 टू T1 जो है बेसिकली हैंड फंक्शन करता है। सो लाइक ग्रिप वगैरह में हमारा ये नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं। सो अगर यहाँ पे इंजरी होगी तो ये फंक्शन इम्पेयर्ड होगा, बट यहाँ पे बिलो T4 हुआ है तो आंसर क्या होगा, C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कमिंग टू द 10th क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। अ पेशेंट विथ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज मेलाइटस, सो हाइपरटेंशन है और डायबिटीज मेलाइटस है, प्रेजेंट विथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। एट्रियल ब्लड गैस शोज नॉर्मल पीएच, सो एबीजी हुआ। एबीजी में क्या बताया है, पीएच नॉर्मल है। विच इलेक्ट्रोलाइट शुड द नर्स मॉनिटर एंड मैनेज केयरफुली, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। एंड इट इज वेरी सिंपल है, एंड आई वांट कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन तो आपको एटलीस्ट अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। सो इसका आंसर आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, एंड अगर आप इनकरेक्ट होंगे तो मैं आपको करेक्ट करूंगी, एंड करेक्ट होंगे देन मोस्ट वेलकम, कांग्रेचुलेशन, अच्छा है, ठीक है। एंड ऑल्सो आप मुझे स्कोर भी बताना कि लाइक आउट ऑफ 10 आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। पूरे 10 के 10 करेक्ट किए, देयर इज वेरी हाई चांस कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। बस यू हैव टू फोकस मोर, आप अच्छे से और फोकस करते रहो, और कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एमसीक्यू, एंड जो भी आप टेस्ट सीरीज देते हो वीकली और बाई वीकली या फिर डेली जैसे भी दे रहे हो, उसको अच्छे से प्रॉपरली एनालाइज करते रहो, एंड जो भी मिस्टेक्स हो रहा है, जो भी वीक एरियाज है, उस पर अपना वर्क करते रहो, एंड जस्ट बी कॉन्फिडेंट, अपने ऊपर ट्रस्ट करो एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, सब बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, एंड लगे रहो, जमे रहो, अच्छे से पढ़ते रहो।